जनवरी 2023 भारत के रिपब्लिक डे से बस 2 दिन पहले अमेरिकन रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने इंडिया के टॉप बिजनेस ग्रुप अडानी लिमिटेड पर कई सारे एलिगेशंस लगाए, जिसमें से कुछ तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस फ्रॉड्स भी थे, जैसे स्टॉक मैनिपुलेशन, शेल एंटिटीज़ बनाना और अकाउंटिंग फ्रॉड करना। लेकिन एक सीधी बात बोलूँ, अडानी को सेकंड पोजीशन से 38th पोजीशन पर लाने में यूएस गवर्नमेंट का डायरेक्ट लिंक है, क्योंकि सबसे बड़ी सच तो ये है कि इलॉन मस्क जो बिलियनर की लिस्ट में सेकंड पोजीशन पर है, उन पर भी स्टॉक मैनिपुलेशन से लेकर शेयर एंटिटीज क्रिएट करना और अकाउंटिंग फ्रॉड करना, ये सब के सेम ही एलिगेशंस लगे हुए हैं, और वो भी किसी और के द्वारा नहीं बल्कि उनके ही फेडरल कोर्ट के द्वारा। पर उसके बावजूद भी यूएस गवर्नमेंट ने और एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन ने इलॉन मस्क पर एक भी एक्शन नहीं लिया। बट वाई, ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे यूएस गवर्नमेंट इलॉन मस्क को उस पोजीशन पर मेंटेन करवाने के लिए आउट ऑफ द वे जाकर भी मदद कर रही है। साल 2016 में टेस्ला ने सोलर सिटी नाम के एक सोलर पैनल लीचिंग और सेलिंग वाली कंपनी को $3 बिलियन में एक्वायर किया था। पर इसमें स्कैम ये था कि इलॉन ने सोलर सिटी एक्विजिशन के खर्चे को टेस्ला की बैलेंस शीट में शो किया, जो कि एक सीरियस अकाउंटिंग फ्रॉड है। और इसी लीगल अकाउंटिंग नॉर्म को बेस बनाते हुए यूएस कोर्ट ने इलॉन मस्क को गिल्टी पाया। मगर इसके अलावा भी सोलर सिटी डील में कई अनयूजुअल चीज़ें भी सामने आई, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी का डेट रेशियो ऑलरेडी 1100% था। इनफैक्ट 2010 से लेके तो 2015 तक सोलर सिटी का डेट परसेंट 12 गुना बढ़ चुका था, और लगातार 5 सालों तक कंपनी लॉस मेकिंग थी। मतलब सोलर सिटी क्लियरली एक नॉन परफॉर्मिंग असेट था, फिर भी इलॉन मस्क ने उसे खरीद लिया। और अगर इसी चीज़ को अडानी ग्रुप के साथ कंपेयर करें तो अडानी का डेट रेशियो 100% के अंदर है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अडानी ग्रुप का कैश इन हैंड है। इससे पता चलता है कि कंपनी कितनी कैश रिच और सस्टेनेबल है। तो अडानी के केस में कैश इन हैंड का परसेंट सोलर सिटी जैसी छोटी कंपनी तो छोड़ो, टेस्ला से भी 17 गुना ज़्यादा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी लॉस मेकिंग कंपनी को इलॉन मस्क ने क्यों खरीदा। इसका एक सिंपल सा जवाब है लिंडन ड्राइव, जो कि सोलर सिटी के फाउंडर होने के साथ इलॉन का कजिन भी है। तो लिंडन की कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, और इसी कंपनी को सस्टेन करवाने के लिए इलॉन ने कई अलग फ्रॉड मेथड से पैसे इन्फ्लेक्स करवाए। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि इलॉन ने बड़े ही स्मार्टली खेलते हुए इंटर कंपनी इन्वेस्टमेंट बताए, जिससे ऐसा लगता रहा कि कंपनी का रेवेन्यू अच्छे खासे कंडीशन में है। लेकिन इन सब के साथ इलॉन मस्क पर लगने वाला सबसे बड़ा चार्ज ये था कि उसने वेंचर कैपिटलिस्ट फर्म गोल्डमैन सैक्स के साथ मिलकर टेस्ला के शेयर के साथ पंप एंड डंप यानी स्टॉक मैनिपुलेशन की फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस की थी। मतलब उन्होंने ट्वीट करके पहले शेयर्स की वैल्यूएशन को बढ़ाई, फिर वापस ट्वीट करके उसे रिड्यूस की, जिससे इन्फ्लेटेड प्राइस वापस से गिर गए, और ऐसा करने की वजह से अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो गया, जिस डिफरेंस से उन्होंने इलीगली प्रॉफिट कमाया। सिमिलर आरोप अडानी पर भी लगे थे कि वो केतन पारेख के साथ मिलकर अडानी ग्रुप के शेयर्स को मैनिपुलेट कर रहे। बट ये सिर्फ आरोप था, बट इलॉन मस्क के केस में ये प्रूवन चार्जेस है। लेकिन फिर भी आज अडानी को लोग बिना किसी राइट नॉलेज और ठोस सबूत के ट्रोल कर रहे हैं, जिसमें किसी का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। पर अब मामला बहुत ही गंभीर है। आपको पता होगा कि क्रिप्टो करेंसी का मार्केट में हाइप क्रिएट हुआ था, तब भी आपने इलॉन मस्क का ये बिहेवियर देखा होगा कि वो बार बार ट्वीट करके क्रिप्टो करेंसी से डॉजकॉइन के प्राइस को मैनिपुलेट करता था, और फिर बाद में उसकी वैल्यूएशन क्रैश हो जाती थी। इसमें जो डिफरेंस क्रिएट होता था, प्रॉफिट कौन कमा रहा था इससे? ऑब्वियसली इलॉन मस्क की कंपनियां। बट एक बात बताऊँ, टेस्ला की असलियत जानने के लिए आपको इतनी भी डीप जाने की ज़रूरत नहीं। आप बस टेस्ला के 2009 के टाइम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को ही देख लो, तो आप खुद समझ जाओगे कि कंपनी 2009 से 2019 तक लॉस में ही रही है। तो अब टेक्निकली देखा जाए तो हिंडनबर्ग को तो टेस्ला पर सबसे पहले रिपोर्ट जारी करना चाहिए था, लेकिन वो करती भी कैसे, क्योंकि ये कंपनी तो खुद ही यूएस गवर्नमेंट का मनी बैंक है। वेल हाउ, वो अभी समझाता हूँ। तो देखो, सबसे पहले यूएस गवर्नमेंट उन फॉर्च्यून कंपनीज की लिस्ट बनाती है जो नॉन अमेरिकन है। फिर इस लिस्ट को आगे एसईसी यानी यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को देकर उन नॉन यूएस एंटिटीज़ के लूपहोल्स को ढूंढकर उन पर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई जाती है। वो रिपोर्ट आगे जाकर हिंडनबर्ग और उस जैसे और भी शॉर्ट सेलर्स को ट्रांसफ़र की जाती है,
ताकि वो टारगेटेड फॉरेन कंपनी को डिस्ट्रॉय करके कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा सके। और इसीलिए उस गवर्नमेंट रिपोर्ट को शॉर्ट सेलर्स ही मार्केट में रिलीज़ करते हैं। बट इसी दौरान एक दूसरा प्लेयर भी पिक्चर में आ जाता है और वो है यूएस मीडिया। तो जैसे ही रिपोर्ट रिलीज़ होती है, कई मीडिया चैनल उस टारगेटेड फर्म को नेगेटिव कवरेज देने लगते हैं, बिकॉज मीडिया के बिना ये खबर दुनिया के कोने कोने में कैसे पहुंचेगी। अब ये डबल साइडर अटैक इतना पावरफुल होता है कि बस एक ही महीने में विक्टिम कंपनी की वैल्यूएशन को 50% से तक गिर जाती है। और फिर रोल आता है यूएस सेंट्रल एजेंसीज का, जो टारगेटेड कंपनी के टॉप मैनेजमेंट पर सेवियर एक्शन लेती है। इससे कंपनी की इंटरनेशनल रेपुटेशन और भी गिर जाती है, जिससे इवेंचुअली कंपनी की वैल्यूएशन भी डिक्लाइन हो जाती है। और आखिर में बड़े ही स्मार्टली कोई यूएस फॉर्च्यून कंपनी टारगेटेड नॉन यूएस कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। अब इस पूरे यूएस स्कीम का शिकार कई नॉन यूएस कंपनी बन चुकी है इन द पास्ट एज वेल। और इंटरेस्टिंगली उनके साथ शॉर्ट सेलिंग भी हिंडनबर्ग ने ही किया था। इसका रिसेंट एग्जांपल एप्पल आईफोन चिपसेट बनाने वाली ताइवान कंपनी फॉक्सकॉन को ही ले लो। फॉक्सकॉन की सब्सिडियरी कंपनी लॉर्डस्टाउन मोटर्स ने टेस्ला के साइबर टैंक को कम्पीट करने के लिए 2022 में अपना इलेक्ट्रिक ट्रक तक बनवाया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट, हिंडनबर्ग और पूरे सिंडिकेट ने सेम प्रोसीजर अपनाते हुए उसकी रेपुटेशन खराब करके कंपनी की वैल्यूएशन को एकदम नीचे गिरा दिया। बेचारी कंपनी का गर्दन दबाकर उसे सफोकेट करके फाइनेंशियली उसे क्रिपल कर दिया, ताकि उसमें कुछ आगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ना आ सके। और फिर आखिर में क्या हुआ, लॉर्डस्टाउन मोटर्स को जनरल मोटर्स ने टेक ओवर कर लिया। अब इसके अलावा भी इस सिंडिकेट ने कई नॉन यूएस कंपनी को टारगेट किया, जैसे चाइना की कैंडी टेक्नोलॉजीज, कनेडियन कंपनी सिनीप्लेक्स और इंडियन यूनिकॉर्न ब्लूम एनर्जी को। करंट यूएस गवर्नमेंट ने नॉन अमेरिकन कंपनीज के अलावा कुछ यूएस फॉर्च्यून कंपनीज को भी टारगेट किया। तो रिसेंटली हिंडनबर्ग ने निकोला नाम की एक इलेक्ट्रिक ट्रक कंपनी को भी ऐसे ही रिपोर्ट पे शॉर्ट सेलिंग करके टारगेट किया था। और उसमें ऐसा क्लेम किया कि निकोला अपने ट्रक्स को फेक परफॉर्मेंस दिखाकर बेच रहा है। सभी न्यूज़ मीडिया ने हिंडनबर्ग और यूएस गवर्नमेंट की बात को मान लिया, बट किसी ने भी निकोला कंपनी के फाउंडर की साइड नहीं सुनी, जो शुरू से ये कह रहा था कि उसका ट्रक असल में ओपन मार्केट में लॉन्च तक नहीं हुआ है। तो ये लोगों के साथ फ्रॉड कैसे हुआ? पर इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि नेगेटिव न्यूज़ तो मीडिया में फैल गई थी और आखिर में निकोला को भी दूसरी अमेरिकन कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। अब फ्रेंड्स, ये देखकर आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यूएस गवर्नमेंट ऐसा अपने ही देश की कंपनी के साथ क्यों किया, और हर केस में आखिरी टेक ओवर करने वाली जनरल मोटर्स कंपनी ही क्यों होती है? तो वेल, इसका जवाब है यूएस की रिपब्लिक पार्टी। देखो, ये है डोनाल्ड ट्रंप, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे, और निकोला इस पार्टी को फंड किया करता था। लेकिन क्योंकि अब यूएस में डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता में आ गई है, वो पार्टी अपने बड़े डोनर्स यानी टेस्ला और जनरल मोटर्स को ओपनली सपोर्ट कर रही है। और इसीलिए हर शॉर्ट सेलिंग में किसी ऐसे कंपनी को टारगेट किया जाता है जो टेस्ला का कंपटीटर हो, और उस कंपनी को आखिर में जनरल मोटर्स के टेक ओवर के लिए छोड़ दिया जाता है। और इसीलिए अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो जैसे मैंने कहा, साल 2012 ख़त्म होते होते गौतम अडानी बिलियनियर लिस्ट पर सेकंड पोजीशन पर आ गए थे, और अगर वो उसी पेस से चलते रहते तो डेफिनेटली उनका पहले नंबर पर आना तय था। और इसीलिए कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि यही बात यूएस नहीं चाहता था, और इसीलिए इस सिंडिकेट ने एक इंडियन लॉयर करम दौलत सिंह की फर्म प्लैटिनम पार्टनर्स की मदद से अडानी ग्रुप पर रिसर्च करवाया और हिंडनबर्ग के थ्रू रिपोर्ट को रिलीज़ करवाया। इन सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि प्लैटिनम पार्टनर्स पर खुद $1 बिलियन के स्कैम का एलिगेशन है, और यहाँ पर इस केस में फंसा तो सिर्फ अडानी ग्रुप, जिसको हिंडनबर्ग रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद हेवी नेगेटिव मीडिया कवरेज मिला, जिसमें फोरफ्रंट पे थी वेस्टर्न मीडिया। और वेस्टर्न मीडिया के इस आर्टिकल को देखो, हिंडनबर्ग को एक्टिविस्ट बताया जा रहा है, जबकि वो रिपोर्ट्स रिलीज़ करके प्रॉफिट्स कमाता है। और वहीं पर वेस्टर्न मीडिया ने अडानी को टारगेट किया ही, लेकिन इसमें उन न्यूज़ आर्टिकल्स में इंडियन इकोनॉमी और इंडियन पीएम सभी को टारगेट किया एक साथ। जैसे अमेरिकन जैसे हेवी कैपिटलिस्ट देश में ये सब होता ही नहीं है। इलॉन मस्क तो ये सब कर ही नहीं रहे थे। अब इससे ना सिर्फ अडानी की बल्कि पूरी इंडिया की इंटरनेशनल रेपुटेशन हैम्पर हो गई है, क्योंकि वर्ल्ड रिचेस्ट लिस्ट में सेकंड नंबर पर कोई इंसान आता है तो इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोगों की आंखें उस पर होती है। अब अगर देखें तो फ्रेंड्स, इसमें हमारी भी उतनी ही गलती है।
हमें समझना होगा कि कौन सा मीडिया आउटलेट सही न्यूज़ दे रहा है और कौन सा फेक न्यूज़ दे रहा है, क्योंकि NCRB के डेटा के मुताबिक इंडिया में फेक न्यूज़ और रूमर्स 214% से बढ़ चुके हैं और इसीलिए हमें इंडिया की इकोनॉमी के ड्राइवर्स के बारे में बोलने से पहले बातों को वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब अडानी ग्रुप को ही देखें तो वो इंडिया में 30,000 प्लस जॉब प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन बस सिर्फ एक रिपोर्ट की वजह से उनका $70 बिलियन का लॉस हो गया है। तो इनडायरेक्टली इंडिया के लिए ये एक मेजर लॉस है, क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और इंडिया में डेवलपमेंट आएगा कैसे जब रोज़गार क्रिएट होगा, राइट। बट रिसेंट टाइम्स में कई वेस्टर्न कंट्री इंडिया इकोनॉमी की ग्रोथ को स्लो करने के लिए हाथ धोकर पीछे पड़ी है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चला रही है। अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आया था कि US सिटीजन जॉर्ज सोरोस ने इंडिया की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के लिए 8,000 करोड़ रुपए इंडिया में पंप किए।